Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we will finish our chapter number 6, that is Mughal Empire, Golden Age and Downfall. This is part 3. Before going for the part 3, let me remind कि हमने part 1 and part 2 में क्या क्या अभी तक cover up किया है. Well, talking about the first part, we have seen that Jahangir, okay, के बारे में हमने थोड़ा स्टडी किया था. शाहजहाँ के बारे में स्टडी किया था एंड थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था. फर्स्ट पार्ट में ना कुछ ज़्यादा था नहीं. एंड टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट, हमने औरंगजेब, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, उनके टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, डेट ऑल द थिंग्स वी हैड कवर इन आवर फर्स्ट पार्ट. This is part 3, and in this part we are going to see what is how the downfall of the Mughal Empire start. We are going to talk about Veer Durgadas. We are going to talk about Chhatrapati Shivaji. Okay. एंड वो कौन से रीजन्स थे जिससे मुगल एम्पायर जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कम्प्लीटली गायब हो गया है. ओके, सो ऑल सच थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. सो लेट्स बिगिन. Okay then. So as you can see on your screen that downfall किसका downfall? Well, Mughals का downfall. Okay, so straight away let me read for you and then I am going to explain things for you. Shah Jahan's reign can be considered as the golden age of the Mughal Empire. One can say that the downfall of the Mughal Empire started in the later years of Shah Jahan. औरंगजेब पॉलिसी टू प्रूव फैटल. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट 3 लाइन्स में ये बताया गया है कि जो गोल्डन एज था वो शाहजहाँ के टाइम पे था, मुगल एम्पायर का जो शाहजहाँ के टाइम में गोल्डन एज कहा जाता है. वेल, उनका डाउनफॉल शुरू होता है शाहजहाँ के जब एंडिंग होता है तब से. एंड औरंगजेब की जो पॉलिसी थी तो उसने तो बिल्कुल मतलब पूरा डाउनफॉल ही कर दिया. औरंगजेब स्ट्रगल कंटिन्यूसली. ओके, औरंगजेब को कंटिन्यूसली स्ट्रगल करना पड़ा. एंड क्या स्ट्रगल करना पड़ा वो हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे. अमोंग दिस द कॉन्फ्लिक्ट विद वीर दुर्गादास इन द नॉर्थ एंड मराठा केसरी शिवाजी इन द साउथ आर नॉर्थ वर्दी. सो हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ में उनको वीर दुर्गादास जी परेशान करते हैं एंड साउथ में छत्रपति शिवाजी. ओके, सो मैं जब भी शिवाजी का नाम लाऊँ ना तो एक बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजने लग जाता है. एनी हाउ, चलिए, टॉकिंग अबाउट वीर दुर्गादास. आफ्टर द डिमिनिश ऑफ द किंग ऑफ जोधपुर, हिज क्वीन एंड हर सन वेर अंडर द ट्रीट ऑफ मुगल रूलर्स. वीर दुर्गादास sheltered them at a safe place. After that, with the help of the royal soldier, he protected Marwar independence for 25 years. Aurangzeb was unsuccessful in dealing their strategy and launching the surprise attack and had the ultimate reconcile of the Rajput. सो देखिए, जोधपुर के जो राजा होते हैं उनकी मतलब उनके डिमिनिश यानी उनके डिमिनिश का मतलब हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं. डिमिनिश का मतलब यू कैन से कि उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनका किंगडम चला जाता है. उनकी क्वीन और जो सन थे वो मुग़ल रूलर्स के अंदर आ जाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक डर था. बट वीर दुर्गादास उनको हेल्प करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनको शरण देते हैं और उनको सेफ करवाते हैं. अपने कुछ सोल्जर्स होते हैं उनके, और वो कंटिन्यूसली ब्रिटिशर्स के साथ, नॉट ब्रिटिशर्स, औरंगजेब के साथ कंटिन्यूसली लड़ाई करते रहते हैं. एंड 25 ईयर्स तक ये सब चलता है. वेल, वीर दुर्गादास की सबसे खास बात क्या थी कि ही इज़ वेरी एक्टिव इन द सरप्राइज अटैक. देखो, इंडिया ने जब बालाकोट अटैक किया ना पाकिस्तान पे, तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि पाकिस्तान हम पे कोई काउंटर अटैक करेगा, यानी सामने से हमला जरूर करने आएगा. हम लोग रेडी थे. उनके जैसे ही उनके F-16 नाम का एरोप्लेन हमारे अंडर में आया, हमने भी अपना मिक्स सीरीज़ का एरोप्लेन निकाला. और अभिनंदन ने क्या किया था वो सब तो हम लोग जानते ही हैं, है ना. तो उसको एक ये अटैक होता है जिसके हम लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं. और अभी हम लोग चाइना से लोग बिल्कुल अलर्ट मोड में, क्योंकि चाइना अभी कुछ भी कर सकता है. बट ऐसा हो कि हमने सोचा भी ना और कोई सडनली अटैक कर दे, तो उस टाइप के अटैक को हम लोग गोरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, सरप्राइज अटैक. ठीक है.
एंड ये जो वीर दुर्गादास के जो सोल्जर्स थे ये सरप्राइज अटैक करने में तो बहुत ही माहिर थे, है ना। यहाँ पे आर्मी अपना किला बांध के घूम रही है और तुरंत उन पर अटैक लॉन्च कर दिया। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं। एंड राजपूत के साथ औरंगजेब की कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन सी द पर्सन, ये छत्रपति शिवाजी हैं जो सेंटर में बैठे हुए हैं ये राजगद्दी पे। एंड ये उनका राजा बनने का जो सेरेमनी होती है ये मतलब अभी परफॉर्म की जा रही है, राज तिलक जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी। तो ये कब हुआ था? 1674 में हुआ था। ओके, अभी हम लोग इनके बारे में थोड़ा और समझते हैं और जानते हैं। चलिए ओके डन, आई थिंक इतना इनफ है। नाउ छत्रपति शिवाजी, एट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द औरंगजेब पॉलिसी मेनी किंगडम रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। मतलब सारे किंगडम जो थे ना, जितने भी किंग्स थे वो किसी की भी मतलब औरंगजेब के साथ तो बनती ही नहीं थी। ओके, मराठा किंगडम वॉज वन अमोंग्स देम, एंड उसमें मराठास तो कहाँ पीछे रहने वाले हैं। देखो हम लोगों ने जब औरंगजेब के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि औरंगजेब के ऊपर अगर नॉर्थ में बात करें तो जाट और सिख कम्युनिटी वालों के साथ नहीं बन रही है। अभी हमने वीर दुर्गादास में देखा कि उनके राजपूत और मालवाड़ों के लोगों के साथ नहीं बन रही है बराबर। इवन उनकी किसी के साथ बन ही नहीं रही थी, पता नहीं कैसे इंसान थे। जबकि जो इन डेट केस अकबर इज बेटर रूलर देन आई कैन से, ओके, औरंगजेब। The Maratha Sardar chieftain who were for the Bahmani Sultanate enjoyed Jagir's large land holding, but the need to establish an independent and a strong Maratha kingdom arose with the emergence of the Shahaji Bhosle, the brave and the capable leader. Later, Shivaji Maharaj, his son, took over the mantle of the Maratha kingdom. फ्रेंड्स अभी थोड़ा सिनारियो थोड़ा चेंज होता है। देखो पहले तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि बैकग्राउंड क्या है। सी देखो मान लेते हैं कि गुजरात है, गुजरात मान लेते हैं कि औरंगजेब के अंडर में आता है। तो औरंगजेब ने रूल करने के लिए क्या किया हुआ है? औरंगजेब ने, जैसे कि गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वैसे उन्होंने 33 गवर्नर्स को अपॉइंट किया हुआ है, जिनको हम लोग जागीर कहेंगे या सरदार कहेंगे, ठीक है। तो ये मतलब उनके सरदार हो या फिर जागीर होते थे। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव सर्टेन पोर्शन ऑफ द अमाउंट टू द औरंगजेब, एंड दे हैव टू मेंटेन अ स्मॉल आर्मी ऑल्सो। एंड व्हेन एनी टाइम औरंगजेब ऑर्डर, उनको फटाफट वो आर्मी को सेंड करना पड़ेगा। कुछ आर्मी लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखनी पड़ेगी, बाकी वो लोग सेंड कर देते। इस तरह से काम होता था। सो आपको थोड़ा आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सरदार और ये कौन है। सो बहमनी सुल्तानेट के अंदर में जो बहुत सारे जागीर और सरदार थे वो मतलब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। एंड ऐसे ही शाहजी भोसले भी एक कैपेबल लीडर थे। एंड उनके बेटे शिवाजी महाराज, जो हमारे छत्रपति शिवाजी हैं, ये मराठा किंगडम का एक इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। नाउ Shivaji Bhosle was born in 1630 CE इन द शिवनेरी पोर्ट। तो छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी पोर्ट में हुआ था। ईयर याद रखना है 1630। ही वॉज रेस्ड बाय द मदर जीजाबाई एंड द मेंटर दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव उनके दादाजी हैं और जीजाबाई उनकी मदर है। इनकी छत्र छाया में ही इनका पालन पोषण होता है। ही ड्रीम्ड ऑफ इस्टेब्लिशिंग द स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट किंगडम एट पुणे। इनका सपना होता है कि पुणे के आसपास हमारा एक खुद का किंगडम होना चाहिए। ही इनहेरिटेड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, फियरलेसनेस एंड ब्रिलियंस फ्रॉम हिज मदर एंड लर्नड एन इंट्रिकेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। देखो ऐसा कहा जाता है कि जीजाबाई जो थी, उनकी माता थी, उनको बचपन में बहुत सारी बहादुरी की कहानियाँ सुनाती थी। उनको रामायण सुनाई गई, उनको भगवत गीता समझाई गई, उनको महाभारत तक सिखाई गई। तो और उनको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी खुद की नज़रों में कैसे हम लोग आंखें मिला सकते हैं। यू सी, आप जब कोई बुरा काम करते हो ना, तब आईने में अपने आप को देख नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट उस टाइम पे डाउन होता है। एंड जब आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया होता है तो आप अपनी आंखों से अपने आप को मतलब देख सकते हो, तो उसको हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट कहेंगे। एंड फियरलेसनेस, मतलब किसी से डरते वरते नहीं थे, ठीक है। एंड ब्रिलियंस, ब्रिलियंस मीन्स व्हाट, देखो से फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गुड इन मेकिंग टी, अगर मैं चाय बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ तो मैं ऐसी चाय बनाऊँ ना कि ऐसी चाय कोई बना ही नहीं सकता, और मेरी चाय मतलब ब्रिलियंट होनी चाहिए। सेम वे शिवाजी महाराज जब वो तलवार चलाते थे ना, तो तलवार में कोई उनके सामने टिकता ही नहीं था, हरा ही देते थे। ओके, दैट इज कॉल्ड द ब्रिलियंस। एंड उन्होंने ये सब चीज़ें अपनी मदर में से सीखी एंड लर्न द, और इसके अलावा उन्होंने अपने ग्रैंड फादर से भी बहुत सारा एक किंगडम कैसे चलाना होता है, लोगों को कैसे इकट्ठे रखना होता है, कैसे अलग अलग पॉलिसीज में काम करना होता है, वो सब उन्होंने अपने दादाजी कौनदेव से सीखी थी। ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ गुड फ्रेंड लाइक तानाजी। तानाजी से कुछ याद आया, अजय देवगन की मूवी आई थी। ओके, अगर आपने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है, आई सजेस्ट यू गो एंड वॉच। ओके, इसमें बताया गया है तानाजी कितने वीर एंड बहादुर थे, एंड ऐसे फ्रेंड्स होने की वजह से छत्रपति शिवाजी एक बहुत अच्छे राजा बन पाए। ग्रेजुअली ही एक्सपांडेड हिज आर्मी एंड एट द टेंडर एज ऑफ 16 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी आर्मी डेवलप कर ली थी। एंड ही स्टार्टेड कैप्चरिंग पोर्ट्स, अनबिलीवेबल। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। हम लोग जब 16 ईयर्स के होते हैं ना, तब हम लोग स्टैंडर्ड 10th में होते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता है कि नवनीत की डायरीज में से पढ़ें, टेक्स्ट बुक में से आंसर पढ़ें, या फिर जमुना दास में से पढ़ें, ओशन पब्लिकेशन में से पढ़ें, या वो ट्यूशन क्लास के नोट्स वाले सर के नोट्स पढ़ें, या वो मैम, मतलब इतने तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न होते हैं। फिर हमको पबजी भी खेलना है, अभी तो चलो अच्छा है बैन हो गया है, बोल के वापस आएगा। एनी हाउ कुछ क्लियर ही नहीं होता है। फिर हम लोग 11th-12th में हमको कॉमर्स लेना है, अरे मेरे ये फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है, चलो मैं भी ले लेता हूँ। अरे मेरा वो फ्रेंड डिप्लोमा कर रहा है, चलो डिप्लोमा कर लेते हैं। मतलब आज की डेट में 16 ईयर्स का बच्चा जो है ना, वो इतना इंडिपेंडेंटली सोच ही नहीं पाता है उसको करना क्या है। एंड यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है, हमारे शिवाजी छत्रपति शिवाजी बहुत फोकस है, इनको पता है कि मुझे अपना किंगडम इस्टेब्लिश करना है। एंड इन्होंने अपनी आर्मी भी इस्टेब्लिश कर ली, एंड उन्होंने किले जीतने भी स्टार्ट कर दिए। केसरी मूवी याद है ना अक्षय कुमार की, जहाँ पे अफगान सुन के 3 किले जीतने आते हैं। सबसे कमज़ोर किला अक्षय कुमार वाला मूवी का ही होता है, बट एनी हाउ, तो वो किले जीतने उन्होंने शुरू किए थे। कौन से किले उन्होंने जीते? तोरन्ना, चाखन, सिंगड़, पुरंदर, वेर सम ऑफ द फोर्ट कैप्चर बाय हिम। तो ये सारे किले उन्होंने जीते हुए होते हैं। इसके अलावा शिवाजी वॉज कोरोनेटेड ऑन इन 1674 CE आफ्टर सेवरल कन्फ्रंटेशन ऑफ द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड मुगल ऑफ दिल्ली। तो उनको राजा बनने के टाइम पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, स्पेशली मुगल से और बीजापुर के सुल्तान से, जो उन्होंने बहुत ही ईजिली सॉर्ट आउट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ही वर्कड हार्ड टू एस्टेब्लिश अ स्मूथ एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो वो राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने सामने गए, एक राजा से लड़े, लड़ाई में उसको हरा दिया, डेट सेट हो गए, बन गए राजा। लेकिन एक अच्छा राजा किसको कहेंगे? जो अपने पूरे किंगडम को अच्छे से संभाल ले, जो अपनी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा पब्लिक से कलेक्ट करता रहे, और स्मूथ इसके मिनिस्टर्स भी उसको हेल्प करें। ही फॉर्म द कैबिनेट ऑफ 8 मिनिस्टर फॉर अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट। सी उन्होंने एक कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर्म की थी जो 8 मिनिस्टर्स की थी। मैं तो आपको थोड़ा रफली आ रहता हूँ। एक मिनिस्टर होगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सेकंड होगा फाइनेंस मिनिस्टर जो सारा पैसे का काम काज दिखता है, थर्ड होगा सेनापति जो पूरा आर्मी दिखता है। ऐसे ऐसे करके मतलब टोटल 8 डिपार्टमेंट्स होते हैं, और वो सारे 8 मिनिस्टर्स दिखते हैं। ये जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है तो 8 मिनिस्टर एक साथ बैठते हैं, इंक्लूडिंग छत्रपति शिवाजी, एंड ये लोग फिर डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। ओके, आई थिंक आपको आइडिया आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी एंड ऑफ द मुगल रूल। तो मुगल रूल्स का एंड कैसे हुआ? नाउ लेट मी रीड द फर्स्ट होल पैराग्राफ फॉर यू एंड देन आई विल गो फॉर द explanation part. The Mughal army was tired of waging war against the Marathas in the south for 25 long years. At last,
Aurangzeb decided to retreat toward the north. He had also become old by that time. After his demise, the decline of the Mughal empire began. Struggle for the throne broke out. There was no capable ruler who could keep everybody together. Aurangzeb's narrow-minded policies were responsible for the end of Mughal rule, और यू कैन से मुगल एम्पायर. फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहा गया है कि मराठास जो थे ना, उन्होंने मतलब मुगल्स की नाक में दम करके रखा था. ये साउथ इंडिया में, पूरा साउथ इंडिया को अपने अंडर में ले लेना चाहते हैं, लेकिन मराठास इनके रास्ते में से हट ही नहीं रहे थे. 25 ईयर्स लॉन्ग लंबी लड़ाई चली. फिर फाइनली कहीं ना कहीं औरंगजेब को समझ में आ गया कि बहुत पैसा वेस्ट हो गया है, बहुत कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ हम लोग साउथ के फोकस में फिर नॉर्थ भी खो दें. तो उन्होंने वापस से नॉर्थ में फोकस करना स्टार्ट कर दिया. एंड बाय द टाइम औरंगजेब की एज भी ज़्यादा हो गई थी. ओके. एंड फिर जैसे ही औरंगजेब चले जाते हैं ना, उसके बाद में कोई कैपेबल रूलर होता ही नहीं है जो पूरे देश को इकट्ठा रख सके. इतने कुछ में कैपेबिलिटी थी ही नहीं. तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें ना, औरंगजेब की जो नैरो माइंडेड पॉलिसी थी ना, वही मुगल एम्पायर के दी एंड का रीजन बना. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ द मुगल एम्पायर विच वॉज established in 1526 CE started declining from the 1707 CE. The empire set up by the Babur extended over most of the Aurangzeb times, and during his reign itself started declining. Discuss about the Mughal Empire at the basis of the box given in point given in the box 6.7. So friends, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो मुगल रूल 1526 में बाबर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था. अच्छा, मुझे सोच के बताओ कि बाबर ने किस राजा को हरा के अपना मुगल रूल इस्टेब्लिश किया था. ओके, वेरी गुड. जो लोगों ने भी इब्राहिम लोधी के बारे में सोचा है, करेक्ट. इब्राहिम लोधी द लास्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत. उनका पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में बाबर से हार जाते हैं और बाबर ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया. बाबर तो यूजुअली 4-5 साल ही उसने रूल किया था. वो तो लड़ते लड़ते ही मतलब गुजर गए. फिर हुमायूं आए, फिर बाद में अकबर आए, एंड जहांगीर, शाहजहां. तो ये सब कुछ फर्स्ट क्लास ही चल रहा था. बट जैसे ही औरंगजेब आते हैं ना, सब कुछ मतलब गुड़ गोबर हो जाता है. कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिसीज़ थी साउथ इंडिया को कैप्चर करने की, वो कहीं ना कहीं उनको ही लेट हुई. ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चन आस्किंग फॉर यू. लेट मी रीड. विद द हेल्प ऑफ द मैप फाइंड आउट द एक्सटेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द अकबर रेन. अकबर के टाइम तक इंडिया का कितना पोर्शन मुगल्स के अंडर में था. विद द हेल्प ऑफ द मैप फाइंड आउट द एक्सटेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द औरंगजेब रूल. ओके, औरंगजेब के टाइम पे कितना रूल था, कितना इंडिया पे कितने पार्ट पे इनका कब्जा था, और कितना अकबर के टाइम पे था. दैट यू आर सपोज टू मेंशन. फ्रॉम अमोंग द मुगल रूलर हु एक्सटेंडेड द एम्पायर द मोस्ट. वो तो आप मैप देख के डिसाइड कर सकते हो. ड्यूरिंग हुज रेन डिड द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर बिगिन. ऑफकोर्स औरंगजेब. ओके, सो हियर आर सम थिंग फॉर यू. देखो, विद रेफरेंस ऑफ द पिक्चर गिवन अलोंग साइड, आपको एक पिक्चर दिखाई गई है. डिस्क्राइब शाहजहाँ कंडीशन इन द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ. सो जो बीमार पर्सन लेटा हुआ है चादर ओढ़ के, ही इज़ नन अदर देन द शाहजहाँ. एंड ये उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन होते हैं. बाय द टाइम औरंगजेब उनको मतलब बंदी बना के अपने फादर को और पूरा किंगडम अपने अंडर में कर लेते हैं. यू कैन सी जो 2 पिलर है ना जो क्लोज हैं, उनके बीच में ताजमहल दिख रहा है. और ये बात भी सच है. ताजमहल से दूर एक छोटा सा महल था जहाँ से ताजमहल दिखता था. औरंगजेब ने शाहजहाँ को वहाँ पे ही रखा. एंड एक तरह से वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, ऑल डेट. सो फ्रेंड्स, ये दिस आर द सम क्वेश्चन आंसर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी सुन. एंड सो
दिस इज योर एंडिंग ऑफ योर चैप्टर नंबर 6 मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के 2 चैप्टर थे जहाँ पे पहला पार्ट हमने कवर किया था एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड यू गाइस आर अमेजिंग, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। बाय एवरीवन।